प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के माध्यम से समझते हैं कि आखिर देह व्यापार क्या है। देह व्यापार को किस तरह से समझेंगे, किस तरह से कहेंगे कि आखिर देह व्यापार है तो है क्या, ये कौन सी चीज़ है। आखिर तमाम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि देह व्यापार सिर्फ औरतों का होता है, लेकिन देह व्यापार जो होता है वो आदमियों का भी होता है। पुरुष और महिलाओं का, दोनों लोगों का देह व्यापार जो मानव तस्करी है वो होती है। लेकिन मानव तस्करी किस पर्पस से की जा रही है, वो जो लोग करते हैं उन पर निर्भर करता है कि वो आखिर किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं। यहाँ पर जो ख़ास तौर से महिलाओं का जो देह व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उन पर जो मानव तस्करी होती है, देह व्यापार होता है, उनसे शारीरिक रूप से पैसे कमाने का धंधा चलाया जाता है। कहीं ना कहीं ये शारीरिक रूप से जब पैसे कमाने की बात आती है तो महिलाओं का सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि महिलाओं के साथ इसी प्रकार से पैसे कमाने का इन लोगों का जरिया होता है कि उनको खरीद करके बेचना और बेच करके उनके शारीरिक और यौन शोषण करके उनसे पैसे कमाए जाते हैं। आखिर ये सब कितना आसान है, कितना कठिन है, जबकि गवर्नमेंट ने, पूरी प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन तब भी कई प्रकार से और कई जगह पर ऐसी हरकतें होती रहती हैं। उन हरकतों पर जैसे ही प्रशासन की नज़र पड़ती है वैसे ही उन हरकतों पर रोक लगाई जाती है और कोशिश की जाती है कि इस तरह से जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं बर्बाद तो हो ही रही हैं। तमाम सारी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खैर, ये कहानी है, ये घटना है बिहार के रोहतास की, जहाँ पर एक नटवर क्षेत्र होता है। और बिहार के रोहतास में एक बिहार पुलिस के मुखबर ने सूचना दी नटवर थाने को, और बताया गया कि वहाँ पर उनके क्षेत्र में, नटवर क्षेत्र में, जो एक रोहतास शहर है, उस इलाके में नाबालिग लड़कियों का जो राज्य स्तरीय जो दल हैं, वहाँ से हर राज्य की लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं और नाबालिग लड़कियाँ आती हैं। आखिर इनका क्या होता है ये नहीं पता है, लेकिन नाबालिग लड़कियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं और बहुत बड़े फार्म हाउस में जाती हैं और उसके बाद वहाँ से वो फिर नहीं निकलती हैं। कई बार ऐसे लोगों ने उस पर देखा भी, नज़र डाली, लेकिन कन्फर्म पता नहीं था किसको कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो उस मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी और कहा कि आप लोग इस पर जो है तलाश कर सकते हैं। तो पुलिस एसपी साहब जो थे वहाँ के, डायरेक्टली वो केस एसपी साहब खुद लेते हैं और एक टीम बनाते हैं जिसमें 60 लोगों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है। और एक बार की रेड में सभी लोग, 60 के 60 पुलिसकर्मी, जिसका नेतृत्व एसपी साहब खुद कर रहे थे, और सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में उस घटना स्थल पर जो फार्म हाउस होता है खुलवाया जाता है। खोलने में बहुत ही मशक्क़त होती है, क्योंकि अंदर से गेट खोला नहीं जा रहा था। इसका जो मालिक था वो बहुत बड़ा था। एसपी साहब को जैसे ही पता चलता है गेट नहीं खोलेगा, तो वो ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन एसपी साहब को एक बात याद आ जाती है कानपुर के उस क्षेत्र की, जो विकास दुबे का एरिया होता है। उस विकास दुबे के एरिया में जब ज़बरदस्ती पुलिस बल ने रेड मारी थी, तो विकास दुबे ने गोली चलवा करके 7 पुलिसकर्मियों को भी गोली से भुनवा दिया था। पुलिस अब थोड़ा सतर्क भी थी। एसपी साहब यह भी चाहते थे कि इस गिरोह का पर्दाफाश हो, लेकिन पुलिस बल पर कोई आंच ना आने पाए। पुलिस बल के कोई भी पुलिसकर्मी को हमारे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पुलिस बल के जो एसपी साहब थे, जो पूरी तरह से वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, उनके पास डीजीपी तक के फ़ोन आने लगे कि वहाँ पर जाना ठीक नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। आखिर जो एसपी साहब थे वो भी बहुत ही
जागरूकता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ में उन लोगों ने फैसला लिया और वहाँ से वापस चले आए। दिमाग लगाना शुरू किया, आखिर करें तो करें क्या। मुखबर को फिर से लगाया और फिर से देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जहाँ पर पुलिस गुमराह कर लेती है। अब की बार जो एसपी साहब थे वो खुद, जब वहाँ पर एक बस आती है, जो बस का कंडक्टर होता है, पूरी तरह से पता लगाया जाता है और कंडक्टर के रूप में बस के अंदर वो चले जाते हैं और कंडक्टर को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और कंडक्टर कहता है कि ये जो व्यक्ति हैं उसी की वेशभूषा में आ जाते हैं एसपी साहब और पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर तूने ज़रा सा भी बदतमीजी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यहाँ तक कि अगर तूने खुलासा नहीं करवाया इसका तो सबसे ज़्यादा लंबी सज़ा तू ही काटेगा। कंडक्टर डर जाता है और कंडक्टर कहता है, तो कंडक्टर से वहाँ पूछताछ हो जाती है कि तीसरा आदमी है तो है कौन। तो कहता है कि राजस्थान के ही एरिया से आया हुआ है, जहाँ से हम लड़कियाँ लाए हैं। जब इतना पता चलता है तो कहता है कि ये देखने आया है ये आदमी। अगर अच्छी तरह से कार्यभार चलता है तो इसके पास बहुत सारी नाबालिग लड़कियां हैं, बहुत सारे धंधे का जो इसका बंदोबस्त है वो अच्छी तरह से चलता है, इसका भी कोई मालिक बड़ा है, वो भी यहाँ पर भेजेगा। ऐसी चीज़ें जब पता लग जाती हैं तो पूरी तरह से एसपी साहब वायरलेस के माध्यम से खबर करते हैं और जैसे ही गेट पर गाड़ी पहुँचती है वैसे ही गेट खुला का खुला रह जाता है और जितने पुलिसकर्मी होते हैं, अब किल 60 नहीं, अब किल 120 आए थे, सारी की सारी टीम पूरी इधर उधर थी और तुरंत खुले गेट के जरिए अंदर घुस जाती है और उसी बस में 10 से 12 पुलिसकर्मी घुस जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ इस गिरोह की कोई तैयारी नहीं थी। बिना तैयारी किए सब लोग अंदर भरभरा कर पहुँच जाते हैं और सब पर राइफल तानने का काम करते हैं। जो जहाँ मिलता है उसको वहीं पर दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद में एक जो बहुत बड़े बड़े हाल थे, उन हालों में कम से कम सैकड़ों आदमी थे जो वहाँ पर देह व्यापार का जो धंधा चल रहा था उसका वो लुत्फ़ उठाने आए थे। सभी को पकड़ा जाता है, एक एक करके तुरंत सभी को थाने में ले जाया जाता है। यहाँ पर कम से कम 150 के ऊपर लड़कियाँ गिरफ्तार की जाती हैं, जो नाबालिग लड़कियाँ होती हैं। जो यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिग लड़कियाँ मिलती हैं और उस छत्तीसगढ़ की नाबालिग जो 41 लड़कियाँ होती हैं वो अलग अलग ज़िलों से होती हैं। जैसे जो ज़िला होता है दुर्ग होता है, हैदरगंज होता है, ऐसे बीजीपुर होता है, कई ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ जहाँ से 41 लड़कियों को वहाँ पर गिरफ़्तार किया जाता है। उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही थी। उन सबको गिरफ़्तार करके जब ले जाया जाता है तो पता लगता है कि वहाँ पर 5 ऐसे लोग थे जो इस गिरोह को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे थे और गिरोह को चलाने में कम से कम 2 साल लगे थे। आज इसका जो मालिक होता है रविंद्र कुमार मेघवाल, उसके पास बहुत ही अच्छा खासा पैसा था। इस प्रकार से पैसा वाला था कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस व्यापार में उसने बहुत पैसा कमा लिया था। उसकी पहुंच में बहुत बड़ी अफसर तक थे, बहुत बड़े बड़े अफसर थे उसकी पहुंच में, सभी को हायर कर सकता था। लेकिन एसपी साहब ने जिद करती थी कि इसके हम काले कारनामों को और इसके काले चिट्ठों को खोल के रहेंगे, और उसने खोल भी दिया। एसपी साहब ने पता लगाया गया तो हर महीने कम से कम 40 से 50 लड़कियां नई आती थी और उन पर कम से कम 200 से 400 लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। एक एक लड़की के हिसाब से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का एक एक राउंड का पैसा लिया जाता था, एक एक बार का पैसा लिया जाता था। देह व्यापार का इतना बड़ा धंधा चल रहा था कि जब एसपी साहब ने उसका खुलासा किया तो सभी के कान खट्टे हो गए, सभी लोग हैरान हो गए इस घटना को जान करके। एसपी साहब ने पूछा उन लड़कियों से कि आप इस चंगुल में कैसे फंसी, तो लड़कियों ने बताया कि किसी को कपड़े बेचने की नौकरी मिल रही थी तो किसी को ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के पैसे मिल रहे थे, और इस तरह से हम लोगों को एक एक करके एक जगह पर इकट्ठा किया गया था। उस जगह पर इकट्ठा करने के बाद में उस जगह से हम लोगों को यहाँ पर लाया गया था, और यहाँ पर लाने के बाद में हमने 2 साल के बाद आज नई दुनिया देखी है, बाहर का सूरज देखा है। मैं 2 साल से केवल उसी के अंदर रह रही थी, उस फार्म हाउस के अंदर।
ज़िंदगी साहब इतनी बेकार गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि जीने का मन नहीं कर रहा था। हर वक्त 24 घंटा एक ही काम था कि यौन शोषण। पूरी ज़िंदगी में मुझे बस यही लग रहा था कि ये ज़िंदगी अब सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अगर हम आत्महत्या भी करना चाहें तो कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुकी थी। एसपी साहब को बहुत बहुत तहे दिल से उन लोगों ने शुक्रिया अदा किया और धन्यवाद अदा किया और कहा कि आप मेरे सबसे बड़े मसीहा हैं जो मेरी ज़िंदगी को इस तरह से बचाए हैं। उन सभी लड़कियों को उनको घर भेजा जाता है, उनके घर तक पहुंचाया जाता है एसपी साहब की वजह से। एसपी साहब ने उन सब पर देह व्यापार की कार्रवाई दर्ज करते हुए उन लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं, और जेल में जैसे सब लोग चले जाते हैं एसपी साहब के चारों तरफ गुणगान होने लगते हैं। एसपी साहब ने वैसे ही वाकई में बहुत अच्छा काम किया था, जो किया था वो बड़ा सराहनीय था। एसपी साहब को एक बार मैं भी सल्यूट करता हूँ, आप भी सल्यूट करिएगा कि ऐसे जो महान नायक होते हैं कि अगर चाहते तो अच्छी खासी रकम ले सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तमाम गई गुजरी लड़कियों की ज़िंदगी बचानी थी, एक मसीहा बन कर के आए। तो इस कहानी में आप लोग क्या समझे हैं, उसमें हमें आप कमेंट में राय अपनी भेज सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि एसपी साहब का कितना महान योगदान रहा है। तो मैं रोज़ रात 8 बजे इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियां आप लोगों को सुनाता रहता हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।